सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले दुआए शिफा, अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। परवरदिगार आलम, सबसे पहले इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनके मुब्तलाए कोरोना होने की ख़बरें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। अपनी स्टोरीज़ की तरफ आते हैं। तब्दीली सरकार बाज़ाब्ता तौर पर IMF के सामने सजदारेज़ हो चुकी है। वो सरकार जो कहा करती थी कि IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF की ग़ुलामी इख्तियार करना तो दूर की बात, वो बाज़ाब्ता तौर पर अब IMF के सामने घुटने टेक चुकी है। हफीज़ शेख साहब से मुलाकातें IMF के करता धर्ताओं की रंग ले आई हैं और अब शुनीद है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर समरी तक मंजूर फरमा दी गई है। बिजली 5 रुपये 65 पैसे पर यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। आपसे इल्तिमास है कि इस खबर को सुनने के बाद भी सीट बेल्ट बांधे रखिएगा, क्योंकि आपने बड़ी से बड़ी खबर मिल जाए, घबराना मगर नहीं है। याद रखिए और हौसला रखिए कि बिजली की कीमतें सरचार्ज शामिल होने से 7 रुपये पर यूनिट हो जाएंगी। ताहम एक ऐसे मुल्क में जहां पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला डाकू है और मौजूदा लोग हुज्जाज कराम के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आपने खातिर जमा रखनी है। इस एक मंजूरी के बाद IMF का अक्टूबर तक वो जो डिमांड थी हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें 884 अरब रुपए इकट्ठे करके दिए जाएं, यानी ये जुर्माना अवाम पाकिस्तान की जेबों से मुख्तलिफ हीले बहानों से निकाला जाएगा, बिलाखिर ये मुतालबा पूरा कर दिया गया। ताहम एक इंतहाई हैरत अंगेज़ या मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि इस समरी की मंजूरी के बाद IMF का वो नुमाइंदा, वो रेजिडेंट, जिस तरह कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट इंडिया में बैठ करके और ताजदार बरतानिया को आगाह किया करता था, उसी तरह उस नुमाइंदे ने पाकिस्तान में बैठ करके इस समरी की मंजूरी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्वीट दाग दिया। अब इससे अगर आप मुब्तलाए गलत फहमी हो जाए कि उसको पाकिस्तान से इश्क हो गया है, या वो है खान साहब की हैंडसमता से मुतासिर हो गया है, या उनके ऑक्सफोर्ड के बैकग्राउंड से मुतासिर हुआ है, तो आप किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से यकीनन शिफायाब होने के मुतमन्नी हैं। इसलिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके तमाम मुतालबात मानने के लिए ये हुकूमत धड़म तख्ता हो गई और वो अपने मुतालबात की मंजूरी के बाद याहू का नारा लगाने के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। दैट्स ऑल। दूसरी जानिब मेडिकल NRO, वो मेडिकल NRO जिसकी खबरें ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं, जिसके बारे में मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम्स में कह चुका, वो मेडिकल NRO जिसके बारे में मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब का वो मेडिकल NRO PDM का धड़म तख्ता कर ही देगा। बिलाखिर ऐसा ही हुआ। सरे राह साजे की हांडी जो है वो फूट गई है। आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को सज़ा, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, सज़ा देने में कामयाब हुए हैं। और अब इस मेडिकल NRO का सहर इतना ज़्यादा, इसका जादू बढ़ करके, सर चढ़ करके बोल रहा है कि अब तो पीपल्स पार्टी के एक और अहम रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब भी गुल खिलाते पाए गए हैं। उन्होंने फरमाया है कि खान साहब, यानी इमरान अहमद खान साहब, नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम है। जाहिर है जो NRO देता है वो तो बेहतरीन होता है, आपने तो फिर भी कसरे नफसी से काम लिया। एतजाज़ अहसन साहब ने दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत पर शदीद तनकीद तबर्रा फरमाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर एक तरफ तो हमें दीन धर्म की बातें सिखाते हैं और दूसरी जानिब आर्मी चीफ से छुप छुप कर मुलाकात करते हैं। ये बात माकूल थी, यहाँ मैं उनका साथ दूंगा। अगली बात जो उन्होंने कही है वो भी खासी करीब तर है हकीकत से। उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ पिछले पूरे साल में एक बार भी अस्पताल के करीब से नहीं गुजरे
उससे बाद जो उन्होंने कहा वो तो और भी सच है। उन्होंने ये भी बताया कि मियाँ साहब इससे पहले भी एक मुआहदा करके चोरी छुपे मुल्क से दाग़े मुफारकत दे चुके हैं। ऐसी सूरत में पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ क्या वो नहीं होना चाहिए था? ये है आज का सवाल। मेरे साथ मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद। नासिर खान मूसाज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे MNA हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के रहनुमा हैं, नासिर शाह साहब के साहबजादे हैं। आप अपना तारुफ हवा बहार की है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमसे गुफ्तगू करेंगे इस वक्त मेरे ख्याल ऑडियो बीपर पर। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए नासिर खान मूसाज़ई साहब का रुख करूँगा। नासिर साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का फजल आरफीन साहब। सर दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल आप पर उसी वक्त हो गया था जब आपको MNA बनने की खबर मिली थी। ये तो आप यकीन शायद अब कर पाए हैं, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। सर पूछना ये था कि आप तो MNA बन गए, लेकिन इसमें इस गरीब आवाम का क्या कसूर था? 5 रुपये 65 पैसे, पैसे तो अब हमारे यहाँ चलते नहीं है, यानी इसे 6 रुपये इजाफा समझा जाए। सर IMF नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, और उसके बाद IMF चले भी गए और बल्कि वहाँ जा कर के आपने यूँ समझिए कि इस्तराहत भी फरमा ली। इस्तराहत को अब खोल करके मैं नहीं बयान कर सकता, आप खुद समझ जाइए। 6 रुपये आपने बिजली के जो है वो बढ़ा दिए हैं, और अब दलील ये आपकी तरफ से अगर दी जाए कि आसिफ अली जरदारी चोर था और नवाज शरीफ डाकू था और हम हाजी हैं, तो क्यों कर हम यकीन करें? 2.5 साल आपके यही लहतोलाल करते हुए आए हैं। IMF को आपने वादा किया था कि 884 अरब रुपए हमारे हलक में हाथ डाल करके निकाल के देंगे, और आप वो करके देने जा रहे हैं। आरफीन साहब भाई, जहाँ तक आपने कहा कि हमारी बिजली महंगी होनी जा रही है, या हमारी जो बेसिकली हमारी जो मईशत है वो बहुत, उनकी बुनियादें बहुत कमज़ोर है, और मेरे ख्याल में इसमें आपका भी उतना ही रोल है जितना कि पिछले हुक्मरानों का है। क्योंकि जिस दौर में ये बुनियादें कमज़ोर हो रही थी, तो आप जैसे एंकर्स खामोश रहते थे। तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि जब आपकी बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं और बुनियादें गिरने, अब तो पाकिस्तान की मैशत इस निच पे आई गई है कि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब आप पे हज़ारों अरबों रुपए कर्ज ले चुके हो, जिस तरीके से खान साहब ने सुआद में मलकखंड में कल कहा है कि जी हमने नून लीग ने अपने 5 साल में 20,000 अरब रुपए वापस कर दिए, और हमने इन 2.5 साल में, जिसको आप हम पे तनकीद करें, हमने 2.5 साल में 35,000 रुपए जो उनका लिया गया कर्ज हमने वापस कर दिया है। अगर उनके ये कर्ज ना लेते तो शायद अगर ये 35,000 कर्ज 35,000 अरब रुपए हम कौम पे लगा लेते तो आज 5 रुपए यूनिट ना बढ़ता। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। आपकी ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जिस गलतफहमी में मुब्तला हैं पहले वो दूर कर देता हूँ। हजरत, अगर आपको याद ना हो, जाहिर इख्तिदार मिलने के बाद बड़े बड़ों के औसान खता हो जाते हैं, बड़े बड़ों के कानों से धुआं निकल आता है। आप तो फिर एक MNA सर, यहाँ तो वजीर सफीर भी जो है वो हवास बाख्ता होकर के इधर उधर की आंक रहे होते हैं। जनाब मन, आपको शायद याद नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जितनी मौसर तौर पर मैंने लंतरानियां बगारी थी, जितना नवाज शरीफ सरकार को मैंने खदेड़ा था, पानामा की ट्रांसमिशंस 8-8 घंटे की मेरे कंधों पर उसका गुनाह मौजूद है आज भी। नवाज शरीफ की फांसी तक का मुतालबा करने वाला वाहिद एंकर इस वक्त पाकिस्तान का मैं हूं, लेकिन चूंकि मैं आपके मतलब की, आपके मन की बोली नहीं बोल रहा, तो आपने मुझे भी उस गुनाह बेलज्जत में शरीक कर लिया। जनाब, आप ये तो बता रहे हैं कि पिछला कर्जा ले रहा था और आप वो कर्जा उतार रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि वो कर्जा उतारने के साथ साथ आप जो अलल्ले तलल्ले फरमा रहे हैं उसमें आपने कितना पैसा लगाया। ये जो MQM को वजारतें दे रहे हैं, ये क्या फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं? ये जो सियासी रिश्वतें बांटी गई हैं, जिसका केस ही आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, ये जो जिसका केस का फैसला आया तो वो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आ गया। सर, बहुत सारी बातें हैं। फिर कब तक यही सब कह करके कि वो बुरा था, वो बुरा था, तू बुरा था, वो बुरा था? अपने दामन में कब झांक करके देखेंगे कि आपके नामा अमाल में जो स्याही है अब उसके छलक दुनिया को नजर आ रही है? कब तक यही सब गुफ्तगू फरमाते रहेंगे?
अरफीन सिद्दीकी साहब, ये मैंने पहली बार आपकी तरफ से ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में किसी को या दुनिया में कहीं हमने नहीं सुना है कि किसी को नौकरी देने या किसी को वजारत देने, हमेशा वजारत और नौकरी देने। लिंक फ्रीज हुआ है। सर आपका सवाल, आपका जवाब गो के उसका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जवाब आ रहा था तो ये अहमियत का हामिल तो था, लेकिन तकदीर आज आप पर मेहरबान है, लिंक फ्रीज हो गया। जब तक ये अनफ्रीज होता है, मैं आता हूं आपकी तरफ। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह कैसा। जनाब नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था, ये अलग बात कि उसे हमने मेडिकल एनआरओ दे करके, हमने नहीं, मतलब वो जिसने दिया है वो जाहिर है, उस मेडिकल एनआरओ का कर्जा भी चुका दिया, वो हमारा अगला मौजू है। लेकिन 5 रुपये 65 पैसे यूनिट बिजली महंगी हो रही है, 884 अरब रुपए का ये डाका है, 7 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत हो जाएगी और IMF का नुमाइंदा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, ये जिसने भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी डाकू था या PTI की पूरी वही मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं उनका हाल आपके सामने, क्या बातें थी, क्या वो बातें करते थे, क्या नारे थे, क्या वादे थे, और फिर 2.5 साल हो गए सर। चलो 1 साल तो चलो बनता है, हमने भी 100 डेज दे दिए कि भाई पुरानी गवर्नमेंट पे था, नवाज शरीफ गलत थे, जरदारी साहब गलत थे, चलो सही 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन, अब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के बाद आप जो जिन्होंने मीडिया ने इनको सपोर्ट की, जिसकी मीडिया की पजीराई की वजह से जो PTI लोग, पजीराई इन्वर्टेड कॉमास में कह रहे हैं, हाँ, जो उनको और ये फी सबीलिल्लाह जो इनको फी सबीलिल्लाह मिली, तो आप देखें कि उसके बाद अब आप ये फैसला करें कि जो भी इनकी चीज़ें, सर देखें, हम या आप हमें बता सकते हैं कि सर देखें आप इन पे तनकीद ना करें, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए यार, उसका कुमैल या पीपल्स पार्टी उसका बुनियाद तो रख दिया ना भाई, 1 करोड़ घर का बुनियाद रख दिया है भाई, 50 लाख घर का, 1 करोड़ जॉब्स में से यार 20 लाख जॉब्स दे दी, बाकी 2.5 साल बचे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। कुछ एक भी बुनियाद देखा है आपने? कोई एक चीज़ PIA को मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाऊँगा और मज़ीद नीचे चली गई। अब तो देखें किसान निकल आए, किसान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो जो सब्सिडाइज्ड हम किसानों को जो खाद, जो पेस्टिसाइड्स मिलती थी, जो फिर हमने कॉटन का या वीट का रेट ऊपर किया हुआ था, किसान तो खुश थे, इंडस्ट्रीज तो खुश थी, लोगों का एक साइकिल तो चल रहा था। ये तो नहीं कि भाई हम अगर आपसे पूछें कि भाई आपके पास पाकिस्तान का अमल क्या है, रोल मॉडल क्या है, भाई वो तो नवाज शरीफ खा गया, भाई नवाज शरीफ तो चलो खा गया, आपके पास क्या है, आपने क्या किया है, आप क्या करोगे? दुरुस्त है। मूसा ज़ई साहब का लिंक अनफ्रीज देख लें भाई, कितनी देर में हो रहा है ये बता दें। राना अरशद साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं? राना अरशद साहब, राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मन, बात कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा तबसरा फरमा दें, वो जो बिजली बहरान दूर करने का क्रेडिट आप लोग लिया करते थे, बिजली वालों के तमाम बहरान दूर करने का ठेका इस हुकूमत ने उठा लिया है, पर यूनिट 7 रुपए अब खैर से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफी साहब, मैं आपको और आपके टीवी चैनल को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि आप कौमी पर बात करने का मौका देते हैं। मैं खुद एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, एक हल्के से मेरा संगठन है कंस्टिट्यूंसी से। आप यकीन करें, जो पिछले 2 माह में 5 दफा बिजली का अजाब नाजल हुआ और महंगी हुई, और मेरी समझ से बालातर है कि अगर अल्लाह ने अकल दी है तो फिर उस अकल से दिमाग से काम तो करना होगा। जब आपने LNG के जरिए बिजली पैदा करनी है तो फिर आप वहां पर पेट्रोल या डीजल से वो बिजली क्यों महंगी, 3 गुना महंगी करके किसको खुश कर रहे हैं? खान साहब का फरमान था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। मेरा ख्याल है खुदकशी
मना है, और अपोजिशन ने कभी भी नहीं कहा था कि IMF के पास ना जाए। हाँ, हमें इनके तरीके कार पर इतराज है। इन्होंने 1.25 साल लगा दिया और अब IMF को पूरा फिनांस डिपार्टमेंट ही हैंड ओवर कर दिया। स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है? गुरदा बाकर जो IMF का रेगुलर मुलाजिम, वो शेख हफीजा कौन है? वो बाहर से आते हैं और उनको माशाल्लाह पूरा डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर देते हैं। अवाम का कसूर क्या है कि अब खान साहब जो है IMF के आगे लेट गए हैं और जो 505 रुपए 65 पैसे के नाम पर 7 रुपए बिजली की यूनिट महंगी की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें चीनी 110 रुपए तक पहुंच चुकी है। आप देखें कि जिम्मेदार रो रहा है, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में DAP की बोरी 2500 की थी, 5500 की बोरी हो चुकी है। गरीबों को खान साहब ने यह जरूर कहा था कि कब्र में सुकून आता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिंदगी में तो अल्लाह ताला की जात का इख्तियार है किसी को जिंदा रखना या कब्र में भेजना। खान साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और वो जो ATM मशीनें हैं उनके कहने पर सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा, और 48 रुपए फी डीजल और पेट्रोल ये टैक्स ले रहे हैं। 17% सेल टैक्स के नाम पे ले रहे हैं। गैस महंगी हो चुकी है। आप देखें मेडिसिन जो है वो 600% महंगी हो चुकी है। अब जो जिमीदार से 14 रुपए मन गंदम ली थी, आप यकीन करेंगे मार्केट में 250 रुपए फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैंने पहले भी अर्ज की है चैनल में कि लाहौर में यूरो स्टोर से मैंने खुद 5 किलो का आटा खरीदा है, 470 रुपए का यूरो स्टोर से रसीद मेरे पास है। वो 94 रुपए किलो पड़ रहा है। कोई है पूछने वाला कि ये आटा महंगा? सर, आपकी और मेरी भी साथ साथ खुशनसीबी है कि पूछने वाला दोबारा हमारे साथ आ चुका है। नासिर मूसाजई साहब एक मर्तबा फिर जलवगर हैं जी। नासिर मूसाजई साहब, सर गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, मेडिसिन की कीमतों में खातिर खा इजाफा कर दिया। सर कोई और तीर भी मेरे सरकार के तरकश में है तो चला करके एक ही दफा जान छुड़ाइए, और उसके बाद फिर एक जमीमा जारी करवा दिएगा। या वो चुनिंदा एंकराने कराम को वो स्क्रिप्ट जो देते हैं कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ अली जरदारी डाकू था, और हम एक हाजी फलाने फलाने। ये आरफिन सदीकी साहब, बेसिकली ये लोगों पे मैं हैरान हूँ। नून लीग और पीपल पार्टी पे सिंध के हुक्मरानों ने कहा कि हमें वो परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक जज ने उनके लीडर के MPA की रुकनीत इस बात पे उनके ख़त्म कर दी कि वहाँ पे कुत्तों का राज था, और ये हमें परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का एहतसाब यहाँ मैं स्टूडियो में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, मैं उससे कर लूंगा। काइंडली आप अपने सवाल का अगर जवाब दें। मैं भी उनकी तरफ आ रहा हूं ना, दर्ज तो हमें दे रहे हैं ना। दूसरे ये कि जो नून लीग वाले कह रहे हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली इस मुल्क को दिया है। उनसे ये पूछा जाए कि सर ये मैटर ऑफ कंसर्न इस वक्त नहीं है जनाब है या 2-4 रुपए, ये हेडर तो महंगी क्यों नहीं महंगी? अगर आप महंगी, सर आप कह रहे हैं मेडिसिन महंगी हो गई, इसका भी नवाज शरीफ से पूछना है। पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, इसका भी मैंने जरदारी से पूछना है। तो फिर आप लोग क्यों इख्तियार का हलवा खाने के लिए आए? आप लोग जाइए तबलीगी जमात का चिल्ला लगाइए। आप लोग क्या बहुत खूबसूरत दिखते हैं? आप लोग क्या फरजाना ब्यूटी क्रीम के होलसेलर हैं कि जो मैं आपको बिठा करके और अपनी नजरें जो है वो सेकता रहूं? सर आपसे कोई सवाल पूछो, आप कहते हैं उससे पूछ लो, तो फिर आप किस लिए आए? सितारा सपना लॉन के फजाइल बताइए फिर मुझे। दे देना ताकि अपना नजरिया दे दूं। नजरिया? आप तो तबर्रा कर रहे हैं। आतिफ सदीक साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है, तो मैं तो उनका रीजन आपको बताऊंगा कि क्यों महंगी जा रही है। उसकी मेन वजह यही लोग है, क्योंकि इन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो IPP के साथ एग्रीमेंट हुए हैं, जो डीजल पे उन लोगों ने, पेट्रोल मसनूआत पे, जो गैस पे बिजली पैदा करने की उनके कारखाने लगा, तो कौम को यही भुगतना पड़ेगा। अगर ये लोग उस अरे तो कौम कब तक यही भुगतती रहेगी? जनाब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे एक मुद्दत का तायुन फरमा दीजिए।
आप एक मुद्दत का तयन फरमा दीजिए कि भाई 3.25 साल या 3.5 साल के बाद हमसे पूछना, उस वक्त हमारे पास एक डेफिनेट आंसर होगा। डे 1 से लेकर के और आज तक आपके पास किसी बात का, पीटीआई की टॉप लीडरशिप से लेकर के और एक यूसी नाजिम तक, काउंसिलर तक, यूथिया ब्रिगेड तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है, माजिरा इसके कि वो चोर था, वो हाजी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। आप मुझे 5 रुपए का दलील भी यही दे रहे हैं। मैं मेडिसिन की प्राइस की बात कर रहा हूं, आप उसका भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं पेट्रोलियम की बात करता हूं, आप कहते हैं वो भी सबका हुकूमतों का नतीजा है। तो आपके नामा अमाल में क्या है जो मैं आपसे पूछ लूं? आरफीन साहब बेसिकली इस तरह है कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा में केपी में जो हमारे पीडो है 400 मेगावाट बिजली इंशाल्लाह विद इन ईयर आपके नेशनल ग्रिड्स में आ जाएगी और वो हम पानी से बना रहे हैं और उसकी जो फी यूनिट लागत कास्ट है वो 2 रुपए है। आपने अपने पड़ोसी के घर के बाहर 2 अदद गमले भी रखवाए हैं, आपने अपने माली को उसकी बेटी की शादी का खर्चा भी दिया। ये मेरा पॉइंट नहीं है, आप लोग इस काम के लिए नहीं आए। सैलानी वेलफेयर पे कोरमे की एक प्लेट पकड़वा करके और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आप लोग इख्तिदार में नहीं आए हैं कि मैं उस पर बात कर लूं। नहीं, आप कोरमे की प्लेट और वो 2 गमले के ऊपर बात करने के लिए नहीं आए सर। की बात कर रहे हैं तो महंगाई की तरफ मैं आ रहा हूं कि महंगाई क्यों है, महंगाई की रीजन, महंगाई की जो मेन काज है वो क्या है, मैं उस पर बात करूंगा ताकि कौम भी ये समझ लेना कि हम जो महंगी बिजली दे रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं, या जो आपके मेडिसिन बढ़ रहे हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि मजीद सवाल पूछा तो मेरा गला मजीद बैठ जाएगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। थोड़ा सा जी सर। जी कुमैल हैदर शाह साहब, मेरी समझ में नहीं आ रही है बात, या नहीं आरफीन साहब थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें। सर वक्फे का वक्त आ चुका है, काइंडली अगर आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दें। सर देखें, हमारे मोहतरम भाई हैं नासिर मूसा साहब, लेकिन अब अर्ज़ ये है कि चलें जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, वो तो चलो ये पिछली हुकूमतों पे डाल दें, ठीक है सर। कोरोना खान साहब को हो गया, वो भी हम चाह रहे हैं कि वो भी हम पे डाल दें कि भाई ये भी इसलिए इमरान खान को हुआ है कि ये तो सेहत के मामला है, अल्लाह शिफा दे। सुन लें, आप ये पूछें मेरे भाई से कि भाई आपने कराची में, चले फेडरल गवर्नमेंट है ना सर, चलें आप बाकी सबको छोड़ दें, एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने ऐलानात किए, जो आपने कराची पे आके इलेक्शन लड़ा और फिर आपने जो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए, कोई एक बता दें कि भाई हमने ये ऐलान किया और हमने वो स्टार्ट कर दिया। चलो भाई बाकी भले 10 साल के बाद कंप्लीट होगा, स्टार्ट हमने कर दिया, वो एक बता दें। ये एक नुक्ता आ गया है नासिर मूसा सही साहब। सर मजीद इस पे भी बात करना वक्त हुआ है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। राना अरशद साहब, जनाब मान ये मुझे बताइएगा, अब मैं आ रहा हूं जरा दूसरी तरफ, पुल के उस पार चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये मुझे बताइएगा, ये चांद जो आप लोगों की आंखों के सामने से ज़रा धुंधला गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप थोड़े से कुमला रहे हैं। हाँ सर, ज़रा कैमरा अगर आप सही फरमा लें तो मैं भी अपनी आंखों को ज़रा थोड़ा ठंडा कर लूँ। आप इस तरफ उस तरफ ना होइए सर, काइंडली जी बीच में रहिए बस। आप जैसे भी अच्छे ही रहते हैं, ज़रा मुझे ज़रा थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सर ये जो इस वक्त पीडीएम की जिसको कहते हैं सियासी मौत का कारण बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब, ये कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा धचका तो नहीं होना चाहिए था अगर तो वाकई कोई पॉलिटिकल फोरसाइटनेस नून लीगी क़यादत के पास है। लेकिन ये यकीनन मेरे नामा अमाल की स्याही है कि जो बार बार आपका लिंक भी धोखा दे रहा है। फिर भी कोशिश कीजिए कि किसी तरह से अपने गम को, अपनी फ़िक्र को अल्फाज का जामा पहना करके और हम तक मुंतकिल कर सकें। नूरुल आरिफीन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पीडीएम जो है ये 11 सियासी पार्टियों का इत्तेहाद है और ये जब 25 जुलाई 2018 को आरटीएस सिस्टम को सलाह दिया गया, अबदी नहीं, और आज तक उसको होश नहीं आया। हम कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बना दे, कोई नहीं बनाएगा। और उसके बाद हमारा ये इत्तेहाद था, अभी हमने 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया है
मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो हुकूमत वाले ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और हमें कहने वाले कि बिजली महंगी पैदा किए, नहीं, यहां पर 2002 में परवेज मुशर्रफ की काफ लीग और पीटीआई इमरान खान साहब का इत्तेहाद था, उस वक्त से लेकर 2013 तक 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11,500 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी मियां नवाज शरीफ साहब ने खत्म की और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बैठकर हमने 2.5 लाख किए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने गवर्नमेंट को साथ लिया। लेकिन इमरान न्याई साहब का अनोखा अंदाज, नूरी नाथ वाला स्टाइल, कहते हैं मैं ना मानू। और अब जो कतर से एलएनजी के एग्रीमेंट साइन करने थे, जो होने थे नवंबर दिसंबर में, वो हमने डिले किए कि वो सर, लेकिन मेरी कोता नजरी मुझे जरा कासिर रखे हुए ये समझने से कि इस पूरे सिनेरियो में आसिफ अली जरदारी कहां है। मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने टाइम मांगा है, 80 पर डेडलॉक था और मैं करना चाहता हूं कि बाकी उन्होंने टाइम मांगा है। उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग दरकार है, वो मेरा ख्याल 16 तारीख उनकी शायद डेट तय हो गई है आफ्टर 2 वीक। तो उसमें जो सर मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। हम कहते हैं सर आई लव यू सर, मैं आता हूं, मैं यकीन कीजिए मुझसे फरमाइश की गई है, मैं आप तक आता हूं। अच्छा सर जरा ब्रेक ढूंढिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा, कुमैल साहब ने सर जो एतराज़ात किए थे, मेरे सवालात शायद मुश्किल हों, कुमैल साहब के जवाबात अगर आपकी तरफ से मिल जाए। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, वो झांसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची और कराची वालों को दिया था, कभी 1100 अरब रुपए की शक्ल में और कभी किसी और मंसूबे की शक्ल में, सर उस पर अगर आ जाते तो ऐन नवाजिश होती। ये तो फिरलिंग फ्रीज लग रहा है, ये क्या है भाई? ये भी पिछली हुकूमत का काम है सर। ये भी मौकिलों का काम है कि ये लिंक बार बार फ्रीज हो रहा है। ये तो मूसा ज़ई साहब कोई बंदोबस्त करके आए इसका, इससे पहले के डिलीवरी नहीं कर रहे। हेलो जी मूसा ज़ई साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आ रही। जी सर, आपने मेरा सवाल अगर सुन लिया तो जवाब इनायत कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए हम गए थे, खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध के अवाम के साथ 1100 अरब रुपए देने का जो वादा किया है वो उस पर हम कायम है। लेकिन जो आप सिंध गवर्नमेंट से या पीपल्स पार्टी से पूछ ले, जो पिछले गवर्नमेंट ने वहां पे जो ग्रीन बस स्टार्ट किया था, उनने उस रूट का कंट्राक्ट बनाई है। ये खुद उनमें डिलीवरी नहीं है और खुद में सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है। यही वजह है कि जो कराची में इंटरेस्ट न लेना, ये खुद सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। मेरे ख्याल में इनके पीपल्स पीटीआई वाले हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, फंड देने के लिए तैयार हैं। हमने जो फाइटर टेंडर दिए हैं, हम सब कुछ कराची को एक मॉडल सिटी, क्योंकि कराची हमारा हब है, एक मार्शल हब है और पूरे पाकिस्तान में वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, तो हम उनकी डेवलपमेंट के लिए हर किस्म ताउन के लिए तैयार है। लेकिन कम अज कम सिंध गवर्नमेंट जो 30 साल से वहाँ पे बरजमान है हुकूमत में, लेकिन कराची को ऐसे इग्नोर किया जिस तरीके से वो कोई इंडिया या किसी दूसरे मुल्क का शहर है। तो खुदा को अगर तवज्जो दे दे तो मेरे पूछना यह था कि कराची हब तो है, लेकिन इसके लिए आप सिर्फ तैयारी करते रहेंगे, मतलब गोटा किनारी वाले कपड़े सिलवाते रहेंगे, ईद के दस्तरखान बिछाते रहेंगे, या कराची वालों को कुछ मिलेगा भी? सर तैयार तो आप बहुत पहले से हैं, तैयार तो तब्दीली का ये सुरमा लगाए हुए हम भी बहुत पहले से थे, लेकिन अब आंखों में फोड़े निकल आए हैं, आंसू तो खुश्क हो चुके हैं। ताहम आपकी जानिब से आज भी वही दस्तरखान पिरोसा जा रहा है कि घबराना नहीं है। वो 1100 अरब रुपए में से 11,000 रुपए तो कहीं न कहीं जारी किए होंगे ना, उसकी कोई तफसील, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, या यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला रावी खैर खैर लिखता है? जो फाइटर टेंडर के लिए दिए गए हैं, जिस तरीके से हमारा जो दूसरे वो जो केपोर का प्रोजेक्ट है उसके लिए वो दिए हैं, लेकिन क्योंकि जो सारा वो मसला है
ये सिंध गवर्नमेंट का है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसलिए वो एक इंतकाम ले रही है, क्योंकि वहां पे पीपल्स पार्टी की वोट बैंक नहीं है, इस वजह से वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ये सारे आप लोग हम सबकी सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा भाई, इनको वीडियो लिंक पे ले सकते हो तो ले लो यार, बड़ी मेहरबानी है आपकी, वरना ये वीडियो खाली छोड़ दो। सर पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही, इस बात पर रिस्पॉन्ड अगर आप करना चाहें। सर मैं देखें, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट या जो भी पाकिस्तान में कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट अलग अलग होती है, होना ये चाहिए कि मिल के काम होना चाहिए, बैठ के काम होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आपस में नहीं बन रही, अगर आप एक दूसरे को यू हैव अ मिसट्रस्ट कॉन्सेप्ट इन ईच अदर एंड यू डोंट वांट टू वर्क टुगेदर, कि एक दूसरे के ऊपर आपका मिसट्रस्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट का बजट तो हम नहीं रोक सकते ना सर। उनका अपना है, उनके अपने पीडीज होते हैं, उनकी अपनी स्कीम्स होती हैं, वो खुद लेके आए। मेरे भाई से मेरा बड़ा ही आजिज़ी से एक सवाल था कि भाई आप लोगों का कोई एक प्रोजेक्ट आप चलें भाई सिंध गवर्नमेंट का, या तो मैं सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बता दूं कि भाई जो भी है हमने वर्ल्ड बैंक के मोर देन 300 मिलियन सिर्फ कराची को दिए, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक के पैसे, मतलब हालांकि वो पूरे सिंध के थे, लेकिन हमने वो सिर्फ इसलिए रखा कि क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर है और वो उसी पे अच्छा रखे सर जाए। इस पे अब हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी कराची वाला हूँ ना, मतलब आपकी ये बात मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी नंगे भूखे के मुंह पे तमाचा मार दिया गया हो। ये 300 अरब रुपए डिफेंस के कौन से फेज पे लगाए गए हैं? डिफेंस के फेज में तो हम लगा भी नहीं सकते सर। अच्छा, मैं नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो अंकल्स लगाते हैं आपके। हम बात कर रहे हैं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 300 मिलियन मोर देन 300 मिलियन ये वर्ल्ड बैंक के पैसे। इससे मेरा ख्याल है कि कराची आधे शहर का तो नक्शा बदल जाना चाहिए था। सर नहीं, उसमें देखें ये वर्ल्ड बैंक के पैसे होते हैं प्रोविंसेस को, लेकिन जब आपको याद होगा, आपकी स्टूडियो में बैठे हुए थे, आपको याद होगा कि फिर आपने मेरी बात को सेकंड किया था कि जब हमने लास्ट ईयर का बजट बनाया था तो जो हमारी अपोजिशन की पार्टी थी वो कह रही थी कि कराची के लिए कुछ नहीं दिया। आप देखें कराची को टका एक नहीं दिया। मैंने आपको ये उस वक्त अर्ज किया था, मैं ये आपसे अगर ब्रेकअप मांगना चाहूं तो आप मुझे किस तरह से मुतमईन करेंगे 300 मिलियन रुपीस किस मद में कहां लगे? क्योंकि जिस कराची से मैं आप तक पहुंचा हूं, स्टूडियो आया हूं, उसमें लिटरली वहां कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सर वो वर्ल्ड बैंक के पैसे हमने सब कराची को रखे और उसमें ज़रूर ताख़ीर होती है क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के पैसे होते हैं। जो आपको याद होगा, नालों की सफाइयों के पैसे आ गए थे, फिर कोविड आ गया, फिर वो रुक गए, बहुत फेडरल गवर्नमेंट नीचे आ गई कि भाई वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक के। बात आपको बताऊं जी, तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। जहाँ से आप देख रहे हैं ना, आपको सब हरा हरा नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से भूख है, नंग है, अफलास है, फ़ुक्र है, फाका है। वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहाँ इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है। ये अलग बात कि आप उन बातों को इदराक रखते हुए भी अगर सरफ नज़र करें, लिटरली इस वक्त अगर आप देखा जाए तो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उधर चुका है। मैं अगर आपसे सिर्फ एक बात का जवाब पूछूं, आपके पास यकीनन वो जवाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी 12 साल से इस सूबे में है। पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद मिनिस्टर्स, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, खुद आपके वाले साहब भी एक वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं। ऑन एयर कह चुका हूँ, 5 दफ़ा कह चुका हूँ, उनका नाम लेकर के कह चुका हूँ, और अब आपको भी शरीक के गुफ्तगू कर रहा हूँ कि महज डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, जैसे अदालतों में तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ शायद नहीं मिलता, वैसे ही आपकी तरफ से डेट्स मिलती हैं, गाड़ियों के नंबर बताए जाते हैं कि ये गाड़ी इस फला रूट से चलती हुई आएगी और इस तरह से 5 लोगों को उठाएगी, लेकिन ऐसा कोई खूबसूरत सानिया नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि आलमी बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान में कराची को दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर करार दे दिया, और उस पर पीपल्स पार्टी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। महज इस सवाल का जवाब अगर देखिए सर, इस पे जूं की बात नहीं है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि इस पे बहुत बार काम हुआ है और इस पे बहुत सारी कंपनी से बात हुई है, इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, अप्रूव्ड हुए गए, फिर उनमें यही फंड्स की ताख़ीर आ गई। फिर उस वक्त हमने कि भाई इस पे भी काम होना चाहिए, और लेकिन मज़ीद जो जैसे हॉस्पिटल के हेल्थ के काम है, जैसे एजुकेशनल काम है, उन पे भी रखा जाए। और ये एक आपको टर्म याद होगा विच वी कॉल्ड इज पीपी मोड, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। या तो आपको इस बात पे शक हो या इस बात पे आप ये होमवर्क देख लें कि पीपल्स पार्टी ने इस पीपी मोड के तहत एक बार नहीं 20 बार बिट्स दिए फॉर द, प्लीज़ सर लेट मी कंप्लीट, ताकि थोड़ा आपका भी क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं कि इस पे आप
जब वो पीपी मोड होता है सर, तो उस पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज आती है। नूरुल आरफीन साहब, क्योंकि हम लोग राइट नाउ वी आर नॉट इन द फेडरल गवर्नमेंट, ताकि कोई टर्की राना अर्शद साहब सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर, ताकि हम कोई टर्की से कोई ऐसे, जैसे पंजाब में, वो भी हमारा पाकिस्तान का शहर है, हमारा दिल खुश होता है देख के, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम पे आए, तो उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। फिलहाल जो हमारे पास टर्म है वो है पीपी मोड। उस पर क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं, सर ब्रेक भी हो गया है। नाजरीन, राना अर्शद साहब सर जहमत की अजहद माजरत, खराबियां आज कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, मैं ब्रेक से फौरन आप तक आ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे राना मोहम्मद अर्शद साहब। सर स्ट्रेट अवे आप तक आता हूं। जनाब मन ये बताइएगा, एतजाज़ एहसन साहब को भी बुराइयां नजर आने लगी हैं अब नवाज शरीफ साहब में। कहते हैं कि खान साहब उनसे ज़्यादा बेहतर और माकूल वज़ीर आज़म में, पूरे साल में एक बार भी मियाँ साहब अस्पताल नहीं गए, पहले भी चोरी छुपे मुआहदा करके रफू चक्कर हो चुके, दागे मफारकत दे चुके, मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों पर भी मोतरिज़ हैं। नूरुल आरफीन साहब, मैं समझता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब मेरे लिए बड़े सीनियर हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बताना मुझे ज़हमत गवारा फरमाएंगे कि जिस दिन अदलिया की बहाली के लिए मियाँ नवाज साहब लाहौर से निकले थे, तो एतजाज़ एहसन साहब मियाँ नवाज साहब की गाड़ी में थे, और जब गुजरांवाले हमने स्टे किया था, जब अदलिया बहाल हुई थी, और फिर ये पूरे 2-2.5 साल पीडीएम की एफर्ट में एतजाज़ एहसन साहब कहाँ हैं? अब एतजाज़ एहसन साहब जब बेगम कलसूम अल्लाह को प्यारी होगी वो बीमार थी, तो यही अल्फाज एतजाज़ एहसन साहब ने उस वक्त बोले थे। इसलिए मैं ज़्यादा उनके बयान पर कमेंट्स नहीं देना चाहते, वो अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते, अच्छी बात है। वो मैं समझता हूँ इलेक्शन कंटेस्ट किया करें, अगर अब वो सेनेट में नहीं हैं तो मेरा ख्याल है इसमें प्योर पार्टी का वो बेहतर को फैसला होगा। एतजाज़ एहसन साहब खुद सोचें, खुद दाएं बाएं अपने देखें कि क्या वजह है कि वो पीडीएम की और प्योर पार्टी की आला लीडरशिप में क्यों नहीं वक्त देते। उनको वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि एतजाज़ एहसन साहब, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आपको भी सेहत दे, लेकिन यहाँ पर अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए जान देना पड़ती है। बेगम कुलसूम जब अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर एतजाज़ एहसन साहब ने इकरार किया था कि हाँ मुझसे ज्यादती हो गई है। इसलिए मैं अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ठीक हो गया, पीडीएम है, और इंशाल्लाह 26 पॉइंट हैं। इन हुक्मरानों के घर जाने तक ये एटीएम मशीनें, ये चीनी माफिया, ये आटा माफिया, ये पेट्रोल माफिया, ये आईपीपी की बात करते हैं, वो नदीम बाबर इनकी गोद में बैठे हैं। सर गर्दशी कर्जे अगर हमने 1100 या 1150 दिए हैं, अब 3000 अरब के पास राना अर्शद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ वगैरह फरमाएं सर काइंडली। नासिर मूसा ज़ई साहब, सर मेरा ख्याल है आप तक इत्तला पहुंच चुकी होगी, खातून अव्वल को भी यानी बुशरा बीबी साहिबा को भी कोरोना डिक्लेयर हो चुका है। सर अल्लाह ताला उनको और खान साहब को दोनों को शफाए कामिला अजिला अता फरमाए। इस एक दुआ के साथ सर पूछना यह था कि जितने मामलात इस एक वक्त में, इस एक मुमलिकत को, इस एक अर्ज़ पाक को, अवाम पाकिस्तान को दरपेश है, उनका मदावा क्या सिर्फ तू बुरा और मैं बुरा में ही है, या कोई और भी सूरत है कि जिससे आप वाकई ग्राउंड पे खड़े होकर के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? कोई कॉन्क्रीट बात की जा सकती है कि आपने कुछ तो डिलीवर किया 2.5 साल में, महज इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं की? आरफीन साहब, पहले तो मैं खान साहब को और उनके अहलिया के लिए शफाए कामिला के लिए दुआगो हूँ। और जिस तरीके से आज एहतजाज हसन साहब ने खान साहब को नवाज शरीफ से बेहतर डिक्लेयर किया है, इंशाल्लाह 2.5 साल बाद आरफीन साहब इंशाल्लाह आपका भी यही मौक़िफ़ होगा। अच्छा, नहीं ये तो सादा सी गोली थी और वो भी ज़रा कड़वी थी। सर मेरा अरमान तो यही है कि ऐसा ही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो वो पालने में नज़र आ जाते हैं। आप तो पालने से ही जो मुझे जुलाइयाँ दे रहे हैं, आप मुझे बच्चा समझ करके और लॉलीपॉप ये फांटा की गोली दे रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। हालांकि मैं सब समझ रहा हूँ,
43 ईयर्स का मैं हो चुका हूं, आपकी उम्र का तायुन मैं नहीं कर सकता इस वक्त ऑन एयर, तो उसके बावजूद भी आप मुझे इतना ही बेवकूफ समझ रहे हैं जितना, मतलब आप सोच लीजिए कैसे। सवाल मेरा इतना लंबा था, आपने कूजे में दरिया बंद कर दिया, बोला चलो नहीं, निकलो। ऐसे आरफीन कैसे? साहब बेसिकली हमारी जो प्लानिंग है, नहीं आरफीन साहब, इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, हम मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल हम भी आपके साथ एग्री है कि कौम को तकलीफ है महंगाई का, उसका, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं ताकि आइंदा के लिए हम आगे जाए, ताकि हम लोगों को, कौम को खुद को धोखा देने के लिए, ताकि अपनी हुकूमतें और अपने साख को बचाने के लिए हम लोन देकर हम महंगाई को या सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले और इस मुल्क का जो बुनियादें हैं जो दिवालियापन की तरफ हम निकालें। तो मेरे ख्याल में हकीकत ये है कि हम आगे आ जाए, किसी न किसी को तो इस किस्म के फैसले करने पड़ने थे। तो खान साहब अगर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल के लिए ठीक होगा, क्योंकि हमारे जो जिस तरीके से आप बिजली की कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा गैप है, जो हमारी प्रोडक्शन जो कास्ट है और जो हम कौम को सब्सिडी दे रहे हैं, बड़ा गैप आ रहा है। यही वजह है कि आज हमें 3 ट्रिलियन तक हमारे सर्कुलर डेट है, क्योंकि यही तो 3 ट्रिलियन अगर है ये था, कौन बर्दाश्त करेगा? यही पाकिस्तान, यही हमारी नासिर मूसा ज़ई साहब, आवाम को अगर थोड़ा सा आटे में, पेट्रोल में या बिजली में थोड़ी सी सब्सिडी देते हैं तो तकलीफ होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है, वहां से फिर IMF अपना बाजू मरोड़ देता है, जिसका एक नुमाइंदा आपने यही वजीर बना रखा है, जिसके 2 अनमोल रतन वर्ल्ड बैंक के आप लोग मांग करके लाए और यहाँ वर्ल्ड, आप समझ रहे होंगे कितने अहम इदारे में आपने लगा रखे हैं। उनको तो वहां से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, उनका काम तो चल रहा है। तो सर पूछना यह था कि ये सब कुछ कब हो सकेगा, ये खुशनुमा लॉलीपॉप जो आप मुझे दे रहे हैं, इस पे अमल दरामद कब होगा? बिल्कुल आरफीन साहब, मैं भी आपके बात के साथ मुत्तफिक हूं कि कम से कम जो गरीब के इस्तेमाल की जो चंद चीजें हैं, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, हम भी कह रहे हैं, हुकूमत भी इस पे तवज्जो दे रही कि उसमें थोड़ी सी रिलीफ होनी चाहिए। यही वजह है कि जो 8 अरब रुपए जो रमजान पैकेज दिया गया, ये इस वजह से दिया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम रिलीफ दिया जाए। गरीब को रिलीफ देना हमारा भी अव्वलीन है, लेकिन साथ साथ दूसरी इशा है जो हम रिलीफ देना आपकी अव्वलीन तरजीह, लेकिन देंगे नहीं। वैसे इस वक्त आप मुझे उस अपने 15 साल बड़े कजन की याद दिला रहे हैं, जिनका जब मैं धड़म तख्ता करता हूं तो वो आखिर में आकर के यही कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तो उसके बाद जो मैं कहता हूं वो ऑनियर नहीं कह सकता। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। कुमैल हैदर शाह साहब, सर आसिफ अली जरदारी ने सरेरा आकर के साजे की हांडी को फोड़ दिया और उसके बाद फिर तमाम तोपों का रुख अब पीपल्स पार्टी की तरफ हो चुका है। बड़े सीनियर रहनुमाओं को मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वो बस अब स्वेटर बुनना रह गया है टेलीविज़न पे, अब उनके पास जवाब नहीं होता, मतलब माजरत के साथ। कोई अगर आप उज़्र तराशना चाहें कि वो जो हरकत हुई है PDM वाली नवाज शरीफ साहब के हवाले से और दीगर चीज़ें। सर देखें, PDM बरकरार है और बरकरार रहेगी, और हमारा उसमें एक स्टांस है, क्योंकि देखिए हम 10-11 पार्टीज़ हैं, और अब 10-11 पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, और ये हम PDM के फाउंडर हैं। हमने ही सारा ये जब दोबारा ये बनाया गया था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था, और उसमें सब जमातों का रोल है, मुस्लिम लीग नून का, JUIF का, और जो भी दूसरी बड़ी जमातें हैं या जो छोटी जमातें हैं, सबका इसमें एक जितना रोल है। और हमारी ही जो एडवाइजेस थी मरीम नवाज साहिबा को या मौलाना फजल रहमान साहब को, आप देखें उसमें PDM को कामयाबी हुई है। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए आप देखें उसमें गवर्नमेंट एक भी नहीं जीती। उसमें आप पेशीन का देखें, लेकिन सर इस तासुर को कैसे दूर करेंगे कि आसिफ अली जरदारी को उनके केसेस में रिलैक्सेशन दे करके, बिलावल भुट्टो को सियासत की आज़ादी दे करके, फरियाल तालपुर को वो तमाम केसेस जो उनके क्या रिलैक्सेशन दिए सर, जिसमें नैब की उनको बार बार तलबी हो रही थी और बार बार पीपल्स पार्टी ने एक कोहराम मचाया हुआ था, अब उस जगह उसमें एक मुआज पर रिलीफ दे करके अब एक जो NRO का सिलसिला पीपल्स पार्टी की तरफ था उसका ये एहसान चुकाने की कोशिश है। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। कोई NRO नहीं सर, हम कोई NRO नहीं, ना NRO हमने मांगा है और ना इनका कोई ऐसा NRO ये दे सकते हैं, ये क्लियर कट बात है। जो दे सकता है उसने दिया हो। नहीं, हम अब न वो उनसे भी हमने नहीं मांगा। लेकिन मैं जी राना अर्शद साहब, सर ये कितनी खूबसूरत बात है कि इन्होंने हुकूमत से NRO नहीं मांगा और जो दे सकते हैं उन्होंने दिया नहीं, उसके बावजूद भी सर ना बहुत दिनों से कोई पापड़ वाला सामने आ रहा है, ना कोई चीनी वाला सामने आ रहा है।
नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल मेरे शाह साहब मेरे भाई हैं, जो उन्होंने कहा हम यही तवक्को रखते हैं और इंशाल्लाह यही होगा। हाँ। पीडीएम इकट्ठी है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब अंदर हैं, उन्होंने बात की थी मसाके मशीयत की, यही बात बिलावल साहब ने भी की थी। आज ख्वाजा आसफ अंदर है कि इमरान यही साहब की जिद जो है, ये कैसे हुक्मरान है कि जो कहते हैं कि मैंने खेलना और ग्राउंड में कोई अपोजिट खिलाड़ी ना हो। और फिर मरियम बीबी जो पहले 2 दफा जेल काट के आई है, 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है, और हमजा शबाशी 2 साल जेल काट के आए हैं। आज भी राना सनाउल्लाह साहब को मनशियात केस में बुलाया हुआ था, और मंडे को 22 तारीख को वही केस नैब उनकी बेल कैंसलेशन करवा रहा है हाई कोर्ट में। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब तो राइट सर, मुझे इमीडिएटली प्रोग्राम वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना होगा। मूसा ज़ई साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब, सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवा रखी। नाज़रीन, कल बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।